बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मुल्तान में 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच का आज से आगाज़ हुआ। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, जब हम तस्करा करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उस वक्त एक ही नाम हमारे जहन में आता है और वो कौन सा नाम है ये हम आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज के बाद। मिलते हैं टॉप स्टोरीज के बाद। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी बैट्समैन का राज। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने इंग्लिश बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 253 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पहले दिन खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 328 रन बना लिए। मुल्तान की विकेट पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी और पिच चैलेंजिंग होती जाएगी। अब्दुल्ला शफीक: हमें पिच के हवाले से कोई अंदाजा नहीं था, हमारे बॉलर्स ने बैट्समैन को चैलेंज करने की पूरी कोशिश की। बॉलिंग कोच इंग्लैंड जेतन पटेल: पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग पर इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर्स की पिच पर तनकीद। केविन पीटरसन ने कहा कि मुल्तान की विकेट बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। माइकल वॉन का कहना है कि मुल्तान की विकेट सड़क का मंजर पेश कर रही है। हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं, भारतीय टीम के पास कोई ऐसी वजह नहीं कि वो ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सनत जयसूर्या को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में माहौर शहजाद ने 8वीं मरतबा टाइटल जीत लिया। साफ विमेंस चैंपियंस कप के लिए कौमी विमेन फुटबॉल टीम की इस्लामाबाद में ट्रेनिंग जारी। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ओलंपियन राना मुजाहिद अली से ऐलान लाताल्लुकी। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड की हिदायत पर राना मुजाहिद का नाम वेबसाइट से हटा दिया गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, पहले दिन का खेल। और आज इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के पहले, जी हाँ, पाकिस्तान के पहले इस लिहाज से कि जब पाकिस्तान ने अपने कैरियर, अपनी हिस्ट्री का जो है वो पहला एक रोज़ा मैच खेला तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ किया। और पहले 2 बैट्समैनों में से एक ये बैट्समैन थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ किया उस पहले एक रोज़ा मैच में। इसके अलावा पहले एक रोज़ा मैच के पहले बेस्ट बैट्समैन भी यही शख्सियत थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जब मैं पहली मरतबा किसी बैट्समैन ने अगर हेलमेट का इस्तेमाल किया तो वो भी पहले यही थे कि जिन्होंने अगेंस्ट कपिल देव फैसलाबाद में हेलमेट का इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान में जो अब आज आप देख रहे हैं कि कलर क्लॉथिंग होती है, पूरे पाकिस्तान में जो है कलर क्लॉथिंग में क्रिकेट खेली जाती है। तो अगर मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के कैरी पैकर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट का आगाज़ किया, तो इस लिहाज से भी ये पहले हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट का आगाज़ किया। और ये सब रिकॉर्ड एक तरफ है, लेकिन इनका वो रिकॉर्ड जो इन्होंने ग्लॉस्टर की जानिब से खेलते हुए नॉर्थहैम्पटन के खिलाफ बनाया, 111 मिनट में 111 गेंदों पर 111 रन, ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं टूट सकता। या तो कभी रन ज़्यादा हो जाएंगे, गेंदें कम हो जाएंगी, या फिर मिनट जो है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद फैमिली का बहुत बड़ा नाम कि जिन्होंने मुल्तान में अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। सादिक मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जोर से बोलना सर। बिल्कुल, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दिएगा सादिक भाई तक मेरी आवाज़ ताकि पहुंच सके। सादिक भाई, आपने पाकिस्तान के लिए 12 और मुश्किल मौक़ों पर आपने पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पिच को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्योंकि पिच बनाने में भी आपका बड़ा एक जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस है। जी हाँ, आई थिंक विकेटें तो बेहतर बन सकती हैं, मगर ये कि उसको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनती है। हार्ड एंड फास्ट थोड़ी सी बाउंसी विकेट होती है तो उसके अंदर खेल का मजा ज्यादा अच्छा आता है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी फ्लैट पिच थी और अगर इंग्लैंड के कोचेज ने, बॉलिंग कोचेज वगैरह ने अगर इसकी थोड़ी सी शिकायत की है तो बजा शिकायत है, मगर दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। हमारे लड़के बहुत अच्छा खेले और क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे तो मेरे ख्याल से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में अपना इतना अच्छा टोटल 328 पहली दिन में ही कर ली है। तो आई थिंक वी आर ऑन द विनिंग साइड।
ठीक है। अच्छा सदैव, क्या लगता है आपको कि जो स्क्वायर इससे पहले दिखाया जा रहा था वो फुल ग्रासी स्क्वायर नज़र आ रहा था और आज जब देखा तो पिच को शेव कर दिया गया था, बिल्कुल ये डैरन किस्म की एक पिच हो गई थी कि बिल्कुल बैरन हो गई थी ये पिच और ऐसा लग रहा है बिल्कुल बंजर ये जो है वो पिच है। तो किसकी ख्वाहिश पे ऐसा किया गया होगा? मैं समझता हूँ कि ये जो किया गया होगा ये तो या तो कप्तान ने भी कहा होगा और क्या कहते हैं कोच ने भी कहा होगा और उसके साथ साथ दूसरे लड़कों जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि ये पिच काफी ग्रीन होगी तो प्रॉब्लम में होंगे आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनका बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा कारकर्दगी नहीं रही तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर ये डिसीजन ली गई है तो इट इज नॉट बैड एक्चुअली। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले, चाहे फ्लैट विकेट हो या ग्रीन विकेट हो, प्लेयर नीड लक। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में हमको वाइट वॉश हुआ और बांग्लादेश के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हमने 2 मैचेस हमने लूज किए, उसके बाद हमारे लिए हर मैच में जो मस्ट विन की सूरत हाल है। आप समझते हैं इस बात को कि अगर इस तरह की एक बंजर पिच बना दी जाए, अगर फुल ऑफ रन्स अगर पिच बना दी जाए तो फिर ये मैच ड्रॉ की जानिब गामजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये कोई पिच ड्रॉप एंड पिच जो है ना वो इतनी कामयाब नहीं होती इसलिए कि वो काफी हार्ड होती है। ड्रॉप एंड पिच पे या तो हमारे लड़के जो हैं वो कम से कम 1 साल उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर हर एक ग्राउंड एंड ड्रॉप एंड पिच हो, 4 दिन का या 5 दिन का मैच जो कायदे ट्रॉफी का फर्स्ट क्लास का मैच हो जिसमें वो खेलते रहेंगे, 1 साल की प्रैक्टिस ड्रॉप एंड पिच काफी इसमें बाउंस होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि फायदा जरूर होगा क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बाउंस पिचेस मिलती है तो हम नहीं खेल पाते उसमें। ठीक है सर, आप खुद भी लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन थे, अभी साइम अय्यूब का क्या प्रॉब्लम आपको नजर आया कि इतने फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए? जी आई थिंक शायद प्लेयर अच्छा है मगर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग प्लेयर है और हर बॉल के ऊपर रन बनाना चाहते हैं। आजकल की क्रिकेट जो है वो फ्री स्टाइल क्रिकेट हो गई है कि वो कहते हैं कि जी अगर आप जाके फ्री स्टाइल पे खेलें आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, परवाह नहीं है यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। कोच का काम तो ये है कि उसको अच्छा प्लेयर बनाए, उसको कहें कि जी पहले 5 ओवर के अंदर तुमने बॉल की स्पीड देखनी है, पिच उसकी हाइट देखनी है, कितना तेज निकलता है। इस तरीके से ओपनिंग बैट्समैन जो है वो मैं समझता हूँ कि खास करके टेस्ट मैचेस में उनको बहुत ही मोहतात तरीके से खेलना चाहिए। इट्स 5 डेज गेम यार, कोई वो थोड़ी कि आपने 2 दिन में मैच का फैसला कर देना आएगा। वनडे मैच और T20 के मैच में तो बहुत फर्क है। ये गेम आपके पास खास करके ओपनिंग बैट्समैन जो है उनके पास तो बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने आप को सेटल करें, अपने फॉर्म को वापस लेकर आए। वो जो साइम अय्यूब ने 150 या 145 किए थे ना बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, शान मसूद ने इस अंदाज से आज आगाज़ किया, डोमिनेंस को उन्होंने अपनी शो किया, हालांकि बहुत प्रेशर में थे। शान मसूद की इनिंग को किस तरह से उसका तज्जिया करेंगे, क्योंकि एक तो कप्तान है, फिर उनसे रन्स भी नहीं हो रहे, 5 मुसलसल टेस्ट मैच आ रहे, उसके बाद आना इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ रन्स करना, किस तरह से एनालाइज करेंगे? आई थिंक इट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस। हर एक प्लेयर का बैक पैच आता है और वो शान और उसके बाद उनका गुड पैच शुरू हो गया तो आई थिंक बड़ी एक्साइटिंग इनिंग खेली, रन बॉल तकरीबन उन्होंने बनाया तो आई थिंक शान मसूद was due for a big score तो उसका जो खेलने का अंदाज था वो काफी जाराना था और वो उनके शॉट्स लगते गए। तो इससे पहले भी वो इसी तरीके से खेलते थे बट his luck was not favoring him और वो कैचिंग पोजीशन में स्लिप में इधर उधर आउट हो जाते थे। तो आई थिंक 4 साल के बाद उन्होंने सेंचुरी बनाई, देर आए दुरुस्त आए, हमारा एक अच्छा कप्तान है। आई थिंक उसके लिए वी शुड ऑल अप्रिशिएट
कि कप्तान ने कैप्टन इनिंग खेली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, रियली विश हिम वेरी गुड लक फॉर द फ्यूचर। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक वो भी ओपनिंग बैट्समैन है, मुसलसल फेल हो रहे थे, उनके लिए भी एक मुश्किल मैच था, और आपको लगता है कि शान की वजह से उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथेंड हुए वो, और उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है? जी बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली। आजकल पॉजिटिव क्रिकेट खेलने का बड़ा अंदाज आ गया, पूरी क्रिकेटिंग की दुनिया में आ गया है कि कोई फ्री स्टाइल क्रिकेट खेलें, हर बॉल को मारें और रन बॉल का आप स्ट्राइक रेट करें। कभी कभी ये कुछ प्लेयरों के लिए जाराना अंदाज लकी होता है, किसी के लिए नहीं होता। जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है, इसी शान। लेकिन सादिक भाई कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इस इनिंग, दोनों इनिंग्स के ऊपर, वो ये भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक था वो काफी इनएक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस तो अभी ये खेल के आए ना, ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट के अंदर भी खेली है इन्होंने, और वोक्स है, वुड है, और एक ऑल बॉलर, फास्ट बॉलर है, 3 तो फास्ट बॉलर के बड़े एक्सपीरियंस बॉलर थे। उसके बाद एक रशीद खेला है। सही। अच्छा, इतना हमने देखा, इतना ज़बरदस्त स्टैंड मिला, 253 रन्स का में स्टैंड मिला। उसके बाद बाबर आजम आते हैं, भी बाबर आजम के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि फैसलाबाद में उन्होंने सेंचुरी बनाई, वो फॉर्म में आ गए। एक दफ़े फिर बाबर आजम बहुत चीपली आउट हुए, 30 रन स्कोर कर सके, मैच 71 गेंदों का सामना किया। देखिए बाबर आजम पिछले 15-20 इनिंग से वनडे क्रिकेट ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, उसके अंदर 30 रन के बाद वो आउट हो जाते थे। तो आई थिंक कि बाबर आजम शुड चेंज हिज टेक्निक के 30 रन के बड़े जाना अंदाज से थोड़ा बहुत खेलते हैं। उसके बाद आई थिंक बिटवीन 30 and 50 he should be concentrating about 200% to play correct cricket in front of the players, mid on के जो मिड विकेट पे वो बहुत अच्छा खेलते हैं, जो फॉर्म में होते हैं, तो वही बॉल मिस कर जाते हैं, वो LBW हो जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली सर, अगर टेक्निकली मैं आपसे मालूम करना चाहूँ तो बाबर आजम का आपको प्रॉब्लम नजर क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि वो टेक्निकली उसका जो खेलने का जो खास करके मिड ऑन की तरफ और बैकफुट के ऊपर इसके कवर पॉइंट की तरफ जो खेलते हैं, तो उनका फुटवर्क जो है वो ज्यादा पीछे जाता नहीं है, और जब वो फ्रंट फुट पे थोड़ा मिड विकेट वगैरह लंबा लॉन्ग बॉल के ऊपर वो मिड विकेट खेलने जाते हैं, तो उनका बैट जो है वो बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो वो मिस कर जाता है, और क्योंकि वो लाइन के अंदर मिडिल एंड लेग के बॉल को वो मिड विकेट पे खेलते हैं, तो खेलते बहुत अच्छा है, मगर ये है कि बिटवीन 30 and 50 रन जबकि आपका फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा है और आप एक स्कोर में आउट होते जा रहे हैं, और एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हैं, या कॉट बिहाइंड हो जाते हैं या LBW होते हैं, अक्रॉस द बैट खेलते हैं, और जब कॉट बिहाइंड या कवर पॉइंट के ऊपर जब आउट होते हैं तो उसके अंदर बैकफुट जो है वो अक्रॉस नहीं जाता ऑफ स्टंप की तरफ। ठीक है। अच्छा सादिक भाई आपसे 2-3 दिन कबल जो है वो ज़हीर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट आया टेस्ट मैच से पहले। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे टेस्ट क्रिकेट में तो इनको रेस्ट दे देना चाहिए या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी बाबर आजम को हम कैसे ड्रॉप करें, आप किसी स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करेंगे? आया बाबर आजम को रेस्ट दे देना चाहिए या बाबर आजम को कंटिन्यू लॉन्ग रन देना चाहिए? बाबर आजम को रेस्ट जो देना है तो वनडे क्रिकेट और T20 से रेस्ट है। सही, क्योंकि सर रन्स तो उनसे टेस्ट में भी नहीं हो रहे ना, रन्स तो उनसे टेस्ट में भी नहीं हो रहे हैं ना, बट ही इज स्टिल अ गुड प्लेयर। उसके पास ज्यादा टाइम होगा तो वो खेलेगा, क्योंकि जब एक बैक पैच जब चलता है तो जो छोटे छोटे स्विंग भी है ना वो भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ
कि उसको आप टेस्ट क्रिकेट में खिलाएं और वनडे और उसमें से निकालें, ताकि उसकी जो बेसिक्स जो है वो डिस्टर्ब है। उसकी बेसिक्स ऑफ द गेम जो है, बल्ला जो है उनका बंद हो जाता है, या पॉइंट या स्लिप में आउट होते हैं, या तो उनका ऑफ साइड पे उनका बल्ला जो है वो पूरा फेस नहीं करता, वो क्या लेटा हुआ बल्ला हम कहते हैं, हाफ बैक से वो खेलते हैं। ठीक है। और सर और सर ये मीर हमजा को जो रेस्ट दिया गया, हालांकि मीर हमजा ने तो अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उनको भी रेस्ट दे दिया, किस तरह फिर बॉलर प्रोड्यूस करेंगे? हाँ, ये तो है, जो बॉलर अच्छी कर रहा है उसको आप खिलाते रहें। वो एक ये है कि जी बहुत ज्यादा लंबा स्पेल नहीं करना, लोड बहुत ज्यादा नहीं डालना 5-5 ओवर का। ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के जो कोचेज हैं, उन्होंने ये चक्कर चलाया हुआ है। मगर हमारे जमाने में सरफराज नवाज, आसिफ मसूद, ये जो बॉलर 20-25 ओवर करते थे दिन में और बहुत आराम से करते थे। ठीक है। अच्छा सादिक भाई, ये जो बाबर आजम ने कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दिया है, ये आपके ख्याल में सही फैसला है? और अगर रेजिग्नेशन देने के बाद अब पाकिस्तान का वाइट बॉल का कैप्टन कौन होना चाहिए? कौन से फॉर्मेट का? व्हाइट बॉल में, मतलब वनडे में और T20 में, अलग अलग बता दें कि वनडे में कौन होना चाहिए, T20 में? मेरे ख्याल से रिजवान और आफरीदी, इन दो में से एक होना चाहिए। लेकिन सर शाहीन की फिटनेस पे सवाल है, क्योंकि ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि सरफराज इनकी जगह विकेट कीपिंग करते नजर आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस तो भी आपने देखी कि फैसलाबाद में भी वो अनफिट हो गए थे वो। हाँ, वो उनको बॉल लग गई थी जो घुटने में। ठीक है। दूसरी जानिब ये मुसलसल सरफराज को टीम के साथ रखें, उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा, वो मेंटोर भी हैं, टीम के साथ भी हैं। आप समझते हैं कि अब नया कोई विकेट कीपर ग्रूम करना चाहिए, ये सरफराज को कैरी करते रहना चाहिए? सरफराज को कैरी करना चाहिए उनको। बाबर रिजवान अच्छा फील्डर भी है, तो आई थिंक इसको खिलाकर एक बैट्समैन और बढ़ जाएगा आपका, विकेट कीपर बैट्समैन बढ़ेगा। 2 विकेट कीपर अगर खेल रहे हैं तो आगे कोई बात नहीं, मगर ये है कि सरफराज विकेट कीपिंग करे और रिजवान जो है एज ए गुड फील्डर एंड इक्वली गुड बैट्समैन, तो वो काफी फायदेमंद होगा। मगर ये है कि या तो एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से दोनों को खिलाना ज्यादा बेहतर है। सही। अब आपको क्या लगता है कि दूसरे दिन किस अप्रोच के साथ पाकिस्तान को आना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन तो उसका रन रेट काफ़ी बेहतर था, 328 रन किए पाकिस्तान ने पहले दिन। दूसरे दिन आपको क्या लगता है किस अप्रोच के साथ आना चाहिए दोनों टीमों को, अगर आप दोनों टीमों के पर्सपेक्टिव से बात करें? देखिए, कल का जो गेम है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आज बैट्समैन डे था, यहाँ बैटिंग वालों ने बड़े अच्छी गेम की। कल हो ऑलराइट, सादिक भाई की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन सादिक भाई का मैसेज जो है वो कल तक का जो दिन होगा वो फिर डिफरेंट बॉल गेम होगा। कल का सादिक भाई ने कहा कि कल जो है वो बॉलर्स डे भी हो सकता है। मुल्तान में क्या होने वाला है जनाब, ये तो कल ही पता चलेगा, और कल के शो में इसको हम तज्जिया भी लेकर आएंगे आपकी खिदमत में अपने ज़बरदस्त मेहमानों के साथ। लेकिन आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाए, इसीलिए हम अपनी हेडलाइंस में या गाहे बगाए मुख्तलिफ शोज़ जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से करते भी रहते हैं। पाकिस्तान के 2 ज़बरदस्त सितारे अगले प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कि जिसने उन्हें स्नूकर के मैदानों में अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो स्नूकर के 2 ज़बरदस्त सितारों के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंड सीजनड क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब, और अब हमारे साथ आप मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के जो पाकिस्तान का नाम अपने तय जो है वो रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद कर रहे हैं। ना सिले की परवाह ना सताइश की तमन्ना, क्योंकि स्नूकर में पाकिस्तान के जो स्नूकर चैंपियन होते हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हमारा होता है शायद वो इनके शाया निशान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अपने तनह तना और पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन की तवस्सुत से, उनकी मेहरबानियों से जो है ये स्नूकर के मैदानों में पाकिस्तान का
नाम जो है वो बुलंद कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्नूकर प्लेयर हैं, साहिवाल से इनका ताल्लुक है और अभी रिसेंटली कतर में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए। मेरे साथ आप मौजूद हैं नसीम अख्तर, इनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और जबकि मेरे राइट हैंड में जो शख्सियत मौजूद है, इससे पहले भी हमारे शो को रौनक बख्श चुके हैं, दुनिया के यंगेस्ट जो है वो स्नूकर चैंपियन है, चाइना के स्नूकर चैंपियन के बाद, और उसके बाद अभी ये भी नसीम के साथ जो है वो कतर में जो है पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए टीम इवेंट में, शो में। इनको भी खुश आमदेद कहते हैं। एहसन शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और इससे पहले कि मैं दोनों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं, पहले नसीम की प्रोफाइल देखते हैं कि नसीम ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए। ये आपके सामने स्क्रीन पे जनाब नसीम अख्तर की प्रोफाइल के छोटी सी उम्र में अगर आप देखें, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जीती इन्होंने चाइना में, पाकिस्तान के नंबर 3 प्लेयर हैं, एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, इंडिया में जीते, वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कतर में इन्होंने कामयाबी हासिल की, टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसका मैं जिक्र करता कतर में वो इन्होंने कामयाबी हासिल की, और 3 दफ़ा के नेशनल अंडर 21 चैंपियन है। ये है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त नसीम अख्तर साहब के जो इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट जो है वो हासिल किए। नसीम, छोटी सी उम्र में ये जो हम कामयाबियाँ आपकी दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बताएगा कि स्नूकर का शौक कैसे हुआ? साहिवाल से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे मंडगिमड़ी जो ग्राउंड था वहाँ पे अमूमन क्रिकेटर वहाँ पे खेलते हुए नजर आए, और क्रिकेट का बड़ा वहाँ पे शौक है। हॉकी भी अब शुरू हो चुकी है, हॉकी भी खेली जा रही है, लेकिन स्नूकर साहिवाल जैसे शहर में कैसे शौक हुआ? साहिवाल में बस स्कूल के बाद मेरे बड़े भाई जो थे वो अच्छा खेलते थे साहिवाल में, तो उनको देख देख कर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ खेलने का। तो उसके बाद फिर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की, मेरे उस्ताद थे उस्ताद शहबाज, उनसे मैंने सीखा सारा, और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया पंजाब कप के लिए। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब कप भी जीता, फिर नेशनल चैम्पियनशिप जीती, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के काफ़ी टाइटल्स मैंने पाकिस्तान। कितना अर्सा हो गया आपको स्नूकर की इस फील्ड में आए हुए? तकरीबन 14 ईयर हो गया मुझे। 14 साल हो गए? हाँ जी, 14 साल। किस उम्र से शुरू किया था ये? मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 12 साल की एज में। ठीक है, हाँ जी। और राइट है जनाब, आपने नसीब की कहानी सुनी कि 14 साल से ये स्नूकर खेल रहे हैं, 12 साल की उम्र से इन्होंने स्नूकर का गेम का आगाज़ किया, और उसके बाद देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है इनका कैरियर जो दिन ब दिन जो है वो फ्लरिश करता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एहसन शहजाद की बात करते हैं, ये नाम पाकिस्तान में जो किसी तारुफ का, एहसन रमज़ान की बात करते हैं तो ये नाम किसी तारुफ का, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। एहसन रमज़ान की आप इस स्क्रीन पर इनका भी आप प्रोफाइल देखेंगे कि एहसन रमज़ान जो है वो किस तरह पाकिस्तान के लिए लॉरेंस और मेडल जीत चुके हैं। ये आप देख चुके हैं कि देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती इन्होंने कतर में, इसके अलावा वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने टीम इवेंट में, सिल्वर मेडलिस्ट है कतर में, इसके साथ साथ यंगेस्ट जो है वो चैंपियन भी हैं, और चाइना के जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्नूकर प्लेयर के बाद। ऐसा ये जो अभी आप कतर में खेल कर आए, पहले तो बताइए ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्योंकि टीम इवेंट में आप दोनों ने पाकिस्तान को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जितवाया? देखिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अकेले खेलना और साथ टीम को लेके चलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इससे पहले भी मैं पिछला भी टीम इवेंट खेल चुका था, तो लास्ट टाइम भी हम सेमीफाइनल में थे, तो नसीम भी मेरे साथ था। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम में खेलना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो फ्रेम बहुत कम होते हैं, आपको 3 पॉइंट लेने होते हैं, और अगर आप एक गलती करते हैं तो साथ वाला प्लेयर जो है वो प्रेशर में आ जाता है। तो दोनों की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, एक दूसरे को समझ के खेला, तो हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। क्वार्टर फाइनल में हमने अपने ही हमवतन पाकिस्तान की टीम थी उनको बीट किया, लेकिन वो कुछ हुआ ऐसा था कि हमसे एक मिस्टेक होगी, क्योंकि जो हमने क्वार्टर फाइनल खेला था वो तकरीबन 5 घंटे का मैच था। तो वो खेल के जैसे ही हमने सेमीफाइनल खेलना था तो उन्होंने 3 घंटे स्टे कर लिया था वो वाली टीम ने। तो टाइम कम था, तो मैंने ऐसे कहा कि कुछ खा ले। वो बस टाइम कम था, वो भी बुला रहे थे मैच पे, हमने कुछ खाया नहीं, तो हम मैच खेलना स्टार्ट, मतलब भूखे पेट खेल। ऐसा ये बताइए कि जब ये फिक्सचर बनते हैं, जब इसका स्केड्यूल बनता है, तो क्या ये ख्याल नहीं रखा जाता अगले मैच में, क्योंकि आपका तो गेम ही सारा दोनों का, क्योंकि मैं खुद स्नूकर की कमेंट्री करता रहा हूँ कि खेल ही आपका सारा फोकस है, कंसंट्रेशन का गेम है, फोकस करना है आपको, अपने नर्व्स को अपने जो है वो बिल्कुल जो है खातिर जमा रखना है। तो ये बात नहीं होती सारी क्या? देखिए ये एक मिस्टेक है, क्योंकि बहुत, क्योंकि देखें आपको पता है जैसी कंडीशन चल रही है पाकिस्तान जो PBS से है, ये बहुत मुश्किल से हमें टूर पर भेजते हैं, तो साथ कोई ना कोई ऑफिशियल होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे साथ कोई होता, साथ कोई ऐसा बंदा ख्याल करने वाला जिसने सब कुछ संभालना था, तो साथ कोई
पास है नहीं था, मैच खेला, फिर दूसरी चीज़ें देखी, खाने के लिए कुछ देखा, तो आपको पता है जब बाहर जाएँ तो ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो लेकिन जो भी था कंडीशन को देखा और मैच पे चले गए। आपको बताया था कि इसमें पॉइंट कम होते हैं, चांस नहीं है, तो नसीब पहला फ्रेम खेला तो इससे भी बहुत इजी मिस्टेक होगी। तो मुझे इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही पता चल गया था, मैंने कहा हमने 6 घंटे का मैच खेल लिया है, तो अब हमें कुछ चाहिए था स्टे। तो लेकिन स्टे, वो टीम भी अच्छी थी, उसी चक्कर में फिर हम उतनी देर में लीड हाथ से निकल गई। ऑलराइट, आपने सुना कि अगर ये इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला भी है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ थी कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने जो स्केड्यूल बनाया था टूर्नामेंट का, वो बिल्कुल जहन में नहीं रखा कि अगर ये जीत जाएंगे तो अगला मैच जो है फ़ौरन ही खेलना होगा, और ये काम जो है वो कंसंट्रेशन का होता है। इनके ऑर्गेनाइजर ने तो ख्याल नहीं रखा कि फ़ौरन ही इनको मैच खेलना है। मेरे प्रोड्यूसर ने बड़ा ख्याल रखा है कि गुफ्तगू बहुत हो गई है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान के दोनों स्नूकर के नामवर सितारों के साथ, कि जो अपने अपनी जर्नी के हवाले से बता रहे थे। लेकिन आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट स्पोर्ट्स और दीगर खेलों के हवाले से भी खबरें शामिल करते हैं और साथ साथ खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों को भी शामिल करते हैं। और अभी ब्रेक में मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी ने एक बड़ी अफसोसनाक इत्तला दी कि पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद, जो अक्सर हमारे शोज़ में भी मौजूद होते हैं, उनकी वालदा जो है वो रज़ा इलाही से जो उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। और हम GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से महमूद हामिद के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी वालदा को जवारे रहमत में जगह दें। और आप सबसे भी उनकी मग़फ़रत की दुआ की इल्तिमास करते हैं। लेकिन ज़िंदगी का काम है जनाब आगे बढ़ना, प्राइम को भी आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जो दोनों नामवर सितारे मौजूद हैं, ये हम बड़े खुशनसीब है कि इस वक्त आज के रात के स्पैर ही हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सुबह इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ फाइनल भी खेलना है। जरा ये बताएं, फाइनल की नसीम पहले आपसे जानना चाहूँगा कि फाइनल आपने एक दूसरे के खिलाफ खेलना है, दोस्ती आप दोनों के दरमियान है, ये कितना मुश्किल है, कितना आसान हो जाता है कि जब दो दोस्त जो एक टीम में भी एक साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के गेम को भी समझ रहे होते हैं, वो फिर एक दूसरे के खिलाफ किसी बड़े इवेंट के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होते हैं? जी, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। मेरा बेस्टी भी है एहसन, और हमने साथ टूर भी किए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हमने। लेकिन जब ओपोनेंट समझ रहे, मैं भी उसके लिए ओपोनेंट हूँ, वो भी मेरे लिए ओपोनेंट है ग्राउंड में, तो कल मैच पे देखेंगे। लेकिन फीलिंग जो हमारी यही खुशी होती है, दोनों को खुशी है कि यार दोनों फाइनल में आए हैं। बाकी हार जीत वो बात की बात है कि टाइटल किसे मिलना है या ट्रॉफी किसे मिलनी है, ये बात की बात है। जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा और जिसकी लक चलेगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम दोनों एक साथ फाइनल खेल रहे हैं। ठीक है। ऐसा आप किस तरह से देखेंगे कि आपका मैच नसीम के साथ है, क्योंकि अभी आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि आपके जो राउंड के मैचेस हैं वो बड़े मुश्किल मैचेस आप खेलते हुए आए। अज्जत के साथ आप खेले हैं और दीगर प्लेयर के साथ आप खेलते हुए आए यहाँ तक। आप किस तरह इस फाइनल मैच को ले रहे हैं? देखिए, आपको मेरा पता ही है कि जो मेरे उस्ताद हैं, मैं हमेशा उनके साथ आसिफ को भी बोल के हराया आपने इसी टूर्नामेंट जीतने में। के लिए खेला हूँ। हाँ। तो ये मेरा दोस्त है और मेरी दुआ है कि ये अच्छा सुबह खेले, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इससे मैच जीतूँ। लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, देखिए कुछ भी हो सकता है। ये भी एक अच्छा प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि दोनों का सेम चांस है, 50-50, कोई भी जीत सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे मैं वैसे ही पूछता हूँ कि आपको क्या इनकी जो स्ट्रॉन्ग एरिया आपको क्या नज़र आता है और वीकनेस क्या नज़र आती है इनकी? वीकनेस ये है कि एक तो मुझे पता है कि खाली पेट नहीं खेल सकते ये। नहीं, खाली पेट की बात नहीं है, ज़रा मेंटली थोड़ा सा ये वीक है, मतलब गेम प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन माशाल्लाह इसका जो पोर्ट है वो बहुत अच्छा। ठीक है। नसीम, आपको क्या लगता है इनका? मुझे ना ज़रा थोड़ा सा, मैं अटैक खेलता हूँ, डिफेंस में मैं बहुत कम जाता हूँ। सही। लेकिन फर्स्ट के जो 2-3 फ्रेम होंगे, अगर मैं अटैक अच्छा कर गया तो इंशाल्लाह अच्छा खेला जाएगा। दो दोस्तों के दरमियान मुकाबला होने वाला है कल, और देखना ये कि अब कल अपनी हेडलाइन में हम जो है किसको जो है वो चैंपियन बनता हुआ देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन जो है वो चैंपियन बना। अब दोनों से मेरा सवाल ये पहले ऐसा आपसे है कि आप पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर हैं, पाकिस्तान का आपने परचम बुलंद किया है बहुत ही कम उम्री में। पाकिस्तान इंडिया से कितना आगे, क्योंकि जब भी किसी स्पोर्ट्स की बात होती है तो पाकिस्तान और इंडिया का तकाबुल और कंपैरिजन जरूर होता है। स्नूकर के खेल में पाकिस्तान इंडिया से कितना आगे? देखें, कोई भी खेल है, हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन वो लोग एक सिस्टम के साथ चल रहे हैं।
अगर प्लेयर की कुछ ज़रूरियात हैं तो वो उन्होंने मेरिट पे रखी है, उनके पास डिपार्टमेंट है, वो उसको पूरा करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसीलिए वो किसी न किसी चीज़ में हमसे बेहतर है। तो हमारे यहाँ पर ये है कि जो करना है अपनी मदद आपके तहत ही। तो देखें कितने प्लेयर ज़ाया हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो बने हैं उन पे अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत थी इस वजह से, नहीं तो जैसा हमारा सिस्टम है इन्होंने तो हमेशा ही प्लेयर को ज़ाया किया। ठीक है। अच्छा नसीम, जिस तरह ये बता रहे हैं कि इस तरह हम बात करते हैं, हॉकी की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, या अपनी PSL उनकी IPL की बात कर लेते हैं, बड़ा डिफरेंस नज़र आता है हमें। स्नूकर में कितना डिफरेंस है? स्नूकर में जस्ट गवर्नमेंट को थोड़ा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जब से मैं स्नूकर खेल रहा हूँ तब से तकरीबन 8 गोल्ड मेडल हमारे प्लेयर्स लेके आए हैं, जिसमें मैं भी साथ था, और ब्रॉन्ज मेडल मैं आपको गिनवा नहीं सकता, सिल्वर भी साथ ही हैं। तो बाकी जो खेल हैं, दीगर जो स्पोर्ट्स हैं, उनको भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता सिवाय क्रिकेट के। हम आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो उनका एक शेड्यूल है, वो उनका कोई प्लेयर गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको आप एक हैंडसम अमाउंट देते हैं, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो प्लेयर्स, और उसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारी इधर से जो परेशानियां हैं वो हमें गेम नहीं खेलने देती, फोकस्ड हमारा पूरा नहीं होता गेम के ऊपर। मैं चाहता हूं कि प्लेयर्स को डिपार्टमेंट मिले, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। हमारी जो एसोसिएशन है वो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन जितना उनको फंड मिलता है उस हिसाब से वो आगे हमें सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो प्लेयर्स जैसे पहले ज़ाया हुए हैं आने वाले वक्त में भी ज़ाया होंगे। हमारा ये जुनून है, स्नूकर एक पैशन है, तो हम अपने जुनून को लेकर खेल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएँ। हमारी पहचान है पाकिस्तान, तो हम सिर्फ पाकिस्तान की शान के लिए खेल रहे हैं, बाकी फाइनेंशियली और किसी तरफ से हमें सपोर्ट नहीं है किसी भी किस्म। बिल्कुल सही कहा नसीब ने कि पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर जो PBSF फेडरेशन है, पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर फेडरेशन जो है, वो जिस तरह आलमगीर शेख साहब काम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक चैम्पियन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सरपरस्ती की उनको भी ज़रूरत है, स्नूकर के इस खेल को भी ज़रूरत है और इन दोनों नौजवान खिलाड़ियों को भी ज़रूरत है। कौन सा आप समझते हैं कि अगर जॉब की अगर बात की जाए तो क्या आप कहीं जॉब कर रहे हैं अभी, या आप सिर्फ एमेचर ही खेल रहे हैं? दोनों से मेरा सवाल है। जी एहसन जी, मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र, जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि पाकिस्तान में एक वादा था जो मेरे साथ वफा हुआ। जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आया था तो पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की तरफ से जो DG थे उस टाइम, उन्होंने मेरे साथ वादा किया था, बेटा कि जिस दिन आप 18 साल के होंगे तो आप हमारे हो। तो अल्लाह ताला 18 साल होंगे तो आप हमारे हैं? हाँ जी। अच्छा। तो तब 16 साल एज थी, तो मैंने कहा यार 2 साल पढ़े हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो 2 साल में मुझे कोई डिपार्टमेंट भी नहीं मिला। सही। तो जैसे ही मैं 18 का हुआ तो उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये वादा वफा होगा। ठीक है, लेकिन 17 साल में तो आप किसी और के हो गए थे। जी बिल्कुल हो गया था, लेकिन फिर खो गया था। हो गए थे और फिर खो भी गए थे। और नसीब आप बताइए जल्दी से कि आप क्या भी जॉब वगैरह है आपके पास, या आप ऐसे ही खेल रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो मेरे पास एक पार्लर है, उससे बस अपने घर की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट मेरे पास कोई भी नहीं है। नेशनल बैंक था, लेकिन उस 1 साल मुझे उधर से डिपार्टमेंट में 4 साल हो गए तकरीबन बंद हो गया, तो डिपार्टमेंट फ़िलहाल कोई भी नहीं है। हाँ जी। लेकिन हम दुआ करते हैं अपने प्राइवेट की तवज्जो से, अरबाब इख्तियार से अपील भी करते हैं कि दोनों ना सिर्फ ये कि स्नूकर के इन दोनों चैंपियंस के ऊपर जो है वो ज़रूर अपना दस्ते शफ़क़त रखें, और इनके अलावा दीगर और भी प्लेयर हैं जो दीगर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर दस्ते शफ़क़त रखें, क्योंकि इस तरह एक अरशद नदीम हमें जो है वो मेडल जितवा सकता है। तो ये दोनों तो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान को कामयाबियाँ दिलवा रहे हैं। ऐसा ना पहले भी हमारे शो में आए, स्नूकर के हवाले से जो जी स्पोर्ट्स का रोल है इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ स्नूकर के लिए नहीं बात करना चाहता, सब खेल एक जैसे हैं। या अगर कोई वर्ल्ड चैम्पियन बनता है या एशियन चैम्पियन बनता है तो वो सेम है सब के लिए। मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, कि गवर्नमेंट को चाहिए एक सिस्टम सेट कर दे, ठीक है। कोई भी अगर बंदा अगर वर्ल्ड चैम्पियन बनकर आता है या एशियन चैम्पियन बनता है तो उसे पता हो कि यार मैं वापस आऊँगा, मुझे ये मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही है कि जब प्लेयर कुछ बनकर वापस आता है ना, उससे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होना है। मैं वाहिद ऐसा प्लेयर हूँ कि जिसने 2 साल में पाकिस्तान के लिए 8 मेडल जीते, ठीक है। और जब मैंने एशियन चैम्पियनशिप जीती थी तो मैंने जाने से 2 दिन पहले मैं PM सर से मिल के गया था। सही। तो मैंने कहा था सर ये मैं टूर्नामेंट जीत कर आऊँगा।
तो उन्होंने कहा बेटा कि मुझे उम्मीद है कि आप जीत कर आओ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, और अब इंशाल्लाह आप जीत कर आएंगे इंशाल्लाह, और हम अपने प्रोग्राम में आप जैसे लोगों को और प्रमोट करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। गवर्नमेंट को भी चाहिए अपना फ़र्ज जो है वो अदा करें। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक यू सो मच नसीम, हमारे साथ आप मौजूद थे आज के लिए। बस इतना ही। कल हमारे साथ चूँकि टेस्ट मैच का दूसरा दिन है तो बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे शो के मेहमान खुसूसी होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और इन दोनों चैंपियन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।